गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं अपने एससीबी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 5 जो कि है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस इन क्लासिकल फिजिक्स। न्यूटन्स के जो मोशन दिए हैं, मोशन के जो लॉज हैं, उनका बहुत ज़्यादा सेंट्रल इंपॉर्टेंस है। मतलब वो एकदम बेसिस हैं। उसके अलावा और उसके अलावा और कोई भी लॉ उसका बेस नहीं बन सकता है। सभी चीज़ की स्टार्ट न्यूटन के लॉ से ही हुई है, इसलिए इसको सेंट्रल इंपॉर्टेंस का कहा गया है इन क्लासिकल फिजिक्स की बात हमने अपने लास्ट लेक्चर में की हुई है, चैप्टर नंबर 4 के डिस्कशन में। आप जाके प्लेलिस्ट से वो चीज़ें देख सकते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रिजल्ट्स में बी डेराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉज। और बहुत सारे प्रिंसिपल्स और रिजल्ट्स जो हैं वो न्यूटन के लॉज से डेराइव किए जा सकते हैं। द फर्स्ट टू लॉज रिलेट टू द टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम। जो पहले दो लॉज हैं, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये रिलेट करते हैं टू द टाइप ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम दैट रिजल्ट फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ फोर्सेज। अगर कुछ फोर्सेज लगाए जाएं तो किस तरह का मोशन हमें सिस्टम में या ऑब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। ये चीज़ का अगर आइडेंटिफिकेशन करना है हमको, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉज में हेल्पफुल होते हैं। दीज लॉ मे बी इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। ये जो लॉज हैं इनको बहुत तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसका कोई एक तरीका नहीं है इंटरप्रेट करने का, इनका बहुत तरह से। इसीलिए आप अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात कर लूँ मैं, तो बहुत सारी बुकों में आपको अलग अलग तरह से उसको एक्सप्लेनेशन आपको दिखेगा, अलग अलग इंटरप्रिटेशन आपको दिखेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि दीज लॉज में बी इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज एंड इट इज़ स्लाइटली अनइंटरेस्टिंग एंड अनोइंग एट द आउटसेट टू गो इन टू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन। लेकिन उसके एकदम डिटेल्स में जाना, ठीक है, कि हम पूरा समझ लेंगे किस तरह से हर एक इंटरप्रिटेशन और हर एक टेक्निकल डिटेल्स को, थोड़ा सा एनॉइंग और अनइंटरेस्टिंग सा हो जाएगा। मतलब उसकी आपको नीड नहीं है। The precise definitions of mass, force and acceleration should be given before we relate them. अगर कोई करना भी चाहे तो हमें उसके लिए क्या ज़रूरत होगी? प्रिसाइज डेफिनीशन ऑफ मास, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। एंड दीज डेफिनीशन देमसेल्फ नीड यूज़ ऑफ न्यूटन्स लॉ। बल्कि और ये डेफिनीशन जो है हमको पहले भी चाहिए, और अल्टीमेटली डेराइव भी न्यूटन के लॉ से हो रही है। तो एक ऐसा साइकिल है जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, और अल्टीमेटली आपको उस साइकिल में घुसना ही नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब आपको जो इंटरप्रिटेशन आपको दिख रही है, जो आपको एक इंटरप्रिटेशन समझ में आ रही है, आपको समझ लेना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसमें अगर बहुत टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। बस कहने का मतलब ये है ऑथर का। नेक्स्ट देखिए, दस दीज लॉज टर्न आउट टू बी डेफिनेशंस टू सम एक्सटेंट। और इसीलिए डेफिनेशन और लॉ में क्या अंतर है? लॉ हर जगह वैलिड होते हैं, जबकि डेफिनेशन एक बता दी जाती है ना कि ये वैलिड होगा यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद नहीं होगा, और इसको आप लोग रट लीजिए। ऐसे डेफिनेशन नहीं पढ़ाई जाती है हमको। तो वो चीज़ होती है डेफिनेशन। लॉ होता है, एक लॉ बता दिया गया, हर जगह यूनिवर्सली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसलिए कुछ हद तक डेफिनेशन सी फील होती हैं। वी शैल अज्यूम दैट वी नो हाउ टू असाइन मास टू अ बॉडी एंड हाउ टू असाइन मैग्नीट्यूड टू अ फोर्स, magnitude and direction to a force, and how to measure the acceleration with respect to a given frame of reference. तो हमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें एक बॉडी को मास कैसे असाइन करना है, हमें कैसे असाइन करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी फोर्स को, एंड हाउ टू मेजर, और किस तरह से मेजर करना है एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन कैसे मेजर करेंगे, ये हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, शुरुआत के चैप्टर्स में। इसलिए हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि आपको ये सब आता है। Some discussions of these aspects were given in the previous chapters, क्योंकि कुछ डिस्कशन इनका प्रीवियस चैप्टर्स में हो चुका है, पहले भी आपसे किया जा चुका है। The development here does not follow the historical track, और जो डेवलपमेंट है यहाँ का, here does not follow historical track, and these laws have gone through but are explained to make them simple to apply. देखिए, जो डेवलपमेंट है ये लॉ का, डज नॉट फॉलो द हिस्टोरिकल ट्रैक दिस लॉज हैव गॉन थ्रू बट आर एक्सप्लेन टू मेक देम। इसका मीनिंग ये है
कि किस तरह से लॉज निकल करके आए, यानी कि मान लीजिए न्यूटन से पहले किसी और ने इसका थोड़ा सा शुरुआत थोड़ी सी लिखी होगी, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट्स लिखे होंगे, किसी ने कुछ ऐसा किया होगा, उसके बाद नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी साइंटिस्ट कोई भी डिस्कवरी करता है तो अपने आप से नहीं कर लेता है, बहुत सारे एजम्पशंस लेकर के, बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस लेकर के ही वो चीज़ें निकाल पाता है, वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाता है, वो चीज़ें एक्सप्लेन कर पाता है। तो यहाँ पे हम वो हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्ट लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे चीज़ें आसान हो जाए एप्लीकेशन के लिए, नहीं तो चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला लॉ जो है मोशन का, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल इज जीरो and only then the particle remains unaccelerated, remains at rest और moves with constant velocity। तो यहाँ पे कहने का मतलब देखिए, ये डेफिनेशन है, मैं इसको ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूँ कि अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस किसी एक पार्टिकल पे जो एक्ट कर रहा हो वो ज़ीरो होगा, एंड ओनली इज ज़ीरो, देन एंड ओनली देन, तब और तभी केवल जो है पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड रह सकता है, यानी कि रेस्ट पे रह सकता है या अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। कहने का मतलब कि अगर वेक्टोरियली हमें सम करना है और सारे फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो आ रहा है तभी वो पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड है, अगर उसका सम नॉन ज़ीरो आ गया तो पार्टिकल का कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी न किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ही होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझते हैं। इफ़ सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन ए पार्टिकल इज़ एफ एंड इट्स एक्सेलरेशन इज़ ए, अगर सम ऑफ सारे जो सम है फोर्सेस के वो एफ हैं और एक्सेलरेशन ए है, the above statement can be written as a is zero if and only if f is zero। देखिए a जो है वो तभी जीरो होगा, एक्सेलरेशन तभी जीरो होगा जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस यानी f जो होगा वो जीरो होगा। उम्मीद आप समझ गए होंगे इतनी सी बात। Thus, if sum of the forces acting on a particle is known to be zero, we can be sure that particle is unaccelerated, और इसका vice versa, if we know that particle is unaccelerated, we can be sure that sum of the particles acting on the पार्टिकल इज जीरो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो मतलब वही एक ही चीज़ थी कि अगर सम जीरो होगा सारे फोर्सेस का तो पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड रहेगा, या फिर हमको पता है कि पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड है तो हम ये इससे डिराइव कर सकते हैं, हम ये डिड्यूस उससे निकाल सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो फोर्सेस हैं उस पर वो एक्ट जो कर रही होंगी वो ज़ीरो एक्ट कर रही होंगी, या उनका सम हो करके भी वेक्टर सम करेंगे तो वो फोर्सेस ज़ीरो हो जाएंगी। However, the concept of rest, motion और acceleration is meaningful when a frame of reference is specified। तो क्या अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। अभी तक तो सब कुछ बहुत सिंपल लग रहा था कि अगर सारे फोर्सेस जीरो ऐड हो जाएंगे तो चीज़ें तो ऑब्जेक्ट अनएक्सेलरेटेड रहेगा, और अनएक्सेलरेटेड रहेगा तो ऑब्जेक्ट मतलब उस पर कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? हाउएवर द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट, मोशन और एक्सेलरेशन, ये सभी कंसेप्ट जो है वो तभी मीनिंगफुल रह जाते हैं जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत क्लियरली बताया गया कि यहाँ से देखेंगे तब ये चीज़ ऐसी हो रही है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़, अब आप बम फूटते हुए देखते हैं तो सामने से देखते हैं बहुत तेज़ आवाज़ आती है, बहुत डर लगता है, और अगर आप बहुत दूर से देखेंगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा। ठीक है, आवाज़ भी बहुत कम आएगी। ठीक है, लाइट भी थोड़ी कम दिखेगी। बहुत दूर से अगर 1-2 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं तो आपको शायद सुनाई भी ना दे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो वही है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज़रूरी है कि आप देख कहाँ से रहे हैं, उस एक्टिविटी को कहाँ से देख रहे हैं, किस फ्रेम से देख रहे हैं। तो चलिए, ऑल्सो द एक्सेलरेशन ऑफ द, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर जाना पड़ेगा हमको। Also, the acceleration of the particle is in general different when measured from different frame। और acceleration जो होता है किसी पार्टिकल का वो भी डिफरेंट होता है अगर अलग अलग फ्रेम से हम उसको मेजर कर रहे हों। ठीक है, इज इट पॉसिबल देन दैट द फर्स्ट लॉ इज वैलिड इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो फर्स्ट लॉ अभी हमने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो होगा तो पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, मैं देखिए रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, देखिए रिपीट करने का कुछ कारण है कि चीज़ें बार बार रिवाइज होती चले। ठीक है, कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज जीरो होगा तो पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड रहेगा, या पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड है या तो रेस्ट पे है या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर सम ऑफ द फोर्सेज जीरो है। ये दो चीज़ें हैं फर्स्ट लॉ में। ठीक है, कोई भी एक भी यहाँ पे आ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक छोटा सा सिचुएशन लिया जा रहा है, उसको देखते हैं। लेट अस कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर 5.1। हम देखते हैं एक सिचुएशन दिया जा रहा है हमको फिगर 5.1 में। फिगर 5.1 आपको अभी मैं दिखा दूंगा। एन एलिवेटर केबिन फॉल्स डाउन आफ्टर द केबल ब्रेक्स। एक एलिवेटर केबिन जो है वो गिरने लगेगा जैसे ही एक
केबल उसमें जो टंगा हुआ है, जिसमें लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए केबल लगा हुआ है, ये जैसे टूटेगा ये इसमें ये जो है केबिन ये गिरने लगेगा। The cabin and all the bodies fixed in the cabin are accelerated with respect to Earth, and the acceleration is about 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन जो होगा जैसे वो टूटेगा सबका सेम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, जो जिस एक्सेलरेशन के साथ अर्थ खींचती है, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, तो देखिए ये फिगर आप देख लीजिए 5.1, इसको ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद आगे की हम डिस्कशन देखते हैं। देखिए ये पर्सन ए है, ठीक है, मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, यहाँ पे एक लैंप टंगा हुआ है, ये एलिवेटर केबिन है, यहाँ पे रस्सी टूट गई है, ये 9.8 मीटर पर स्क्वायर से एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, और ये फिगर 5.1 का पूरा कंप्लीट फिगर है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द लैम्प इन द केबिन। जो लैंप लगी हुई है ऊपर टंगी हुई है केबिन में, उसको देखिए। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द लैंप, लैंप पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स W बाय द अर्थ एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स T टेंशन बाय द रोप। दो फोर्सेज उसमें एक्ट कर रही हैं। द डायरेक्शन ऑफ W यानी वेट इज डाउनवर्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ T इज अपवर्ड। द सम ऑफ W माइनस T इज डाउनवर्ड। कहने का मतलब कि देखिए ऊपर देखते हैं, इस पे जो है मैं आपको लिख करके बताता हूँ। इस लैम्प पे देखिए, इस लैम्प पे एक फोर्स नीचे की ओर लग रही है, और ये कौन सी फोर्स है? ये फोर्स है W। अच्छा, तो और छोटा सा कर लेते हैं इसको, बहुत बड़ा फॉन्ट मुझे लग रहा है साइज। चलिए छोटा हो गया ये। तो ये है W, ठीक है। ये वेट ऑफ द लैम्प बहुत ज़्यादा लग रहा है। और सेकंड देखिए, ऊपर की तरफ एक फोर्स और लग रही है इस पर, और वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है हमारी टेंशन की फोर्स। टेंशन की फोर्स कहाँ पे है? ये जो स्ट्रिंग लगी हुई है, ये जो यहाँ पे जो स्ट्रिंग लगी हुई है, इसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रहा है। अब देखिए ये अल्टीमेटली जो लैंप जो है वो नीचे जा रही है, तो हम क्या करेंगे? W माइनस टी, जब W और T का जो कुछ भी सम आएगा वो अल्टीमेटली नीचे की तरफ आएगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम कह रहे हैं कि W माइनस टी इज इक्वल टू द जितने भी एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे गिर रही है वो फोर्स हम इक्वेट कर देंगे। चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब वापस चलते हैं। मेजर द एक्सेलरेशन फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ केबिन। अब क्या करें? एक्सेलरेशन देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम ऑफ केबिन से, केबिन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अब एक्सेलरेशन देखते हैं लैंप का। चलिए, द लैम्प इज एट रेस्ट, और केबिन से अगर कोई आदमी देख रहा है, जो बी आदमी था वो देख रहा था केबिन से, तो लैम्प जो है रेस्ट पे है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द लैम्प इज जीरो। द पर्सन ए हु मेजर्ड दिस एक्सेलरेशन इज अ लर्नेड वन। जो पर्सन ए है जो ज़मीन पर खड़ा हुआ है, वो उसने इसको मेजर किया, वो पढ़ा लिखा है, और उसने न्यूटन्स लॉ को यूज़ करते हुए कंक्लूड किया कि सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। अच्छा नहीं, कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड। अच्छा, ए लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, बी नीचे खड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था वहाँ पे। चलिए, ए जो है वो लर्नेड वन है, पढ़ा लिखा, जो लिफ्ट के अंदर खड़ा है, उसने कहा कि जो सम ऑफ द फोर्सेज द पार्टिकल पे लग रहा है वो जीरो है, यानी कि W माइनस टी इज जीरो, या W इज इक्वल टू टी। इंस्टेड इफ वी मेजर द एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्राउंड, और अगर हम एक्सेलरेशन मेजर करें ग्राउंड से, तो लैम्प का एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दस एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। Hence, the person B who measured this acceleration concludes from Newton's first law that sum of the forces is not zero, thus W minus T is not equal to zero और W not equal to T। कहने का मतलब, जब नीचे खड़े आदमी ने, B वाले आदमी ने देखा, तो उसने कहा कि अरे ये तो गलत बोल रहा है, W माइनस टी, ये तो नीचे गिर रहा है लैंप, तो W माइनस टी जीरो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो कितना होगा? W माइनस टी जीरो के बराबर नहीं होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी पर्टिकुलर, इसलिए W और T इक्वल नहीं होंगे। लेकिन वो जो है, जो ए जो है वो खड़ा हुआ है केबिन के अंदर, वो केबिन से देख रहा है, तो वो कह रहा है कि ये तो रुका हुआ है, इसका तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो W इज इक्वल टू T। ठीक है, इफ़ ए मेजर्स एक्सेलरेशन एंड अप्लाइज द फर्स्ट लॉ, अगर ए मेजर करता है एक्सेलरेशन, यानी जो आदमी के लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही गेट्स W इक्वल टू टी, तो उसको मिलता है W इक्वल टू टी। जब B मेजर करता है तो उसको क्या मिलता है? W इज नॉट इक्वल टू टी। जब वही सेम अप्लाई करता है फर्स्ट लॉ, तो उसको मिलता है W नॉट इक्वल टू टी। बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी करेक्ट साइमल्टेनियसली, और दोनों ही एक साथ ही एक ही चीज़ को लेकर के सही नहीं हो सकते हैं। एंड एज W एंड T कैन नॉट बी आइदर अनइक्वल और इक्वल, और दोनों
या तो इक्वल होंगे या तो अनइक्वल होंगे, दोनों डिफरेंट, एक ही साथ अलग अलग चीज़ कैसे हो सकती है। तो ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू फ्रेम्स इज अ बैड फ्रेम, तो उनमें से कोई एक फ्रेम जो है वो बैड फ्रेम है, खराब फ्रेम है। वन शुड नॉट अप्लाई फर्स्ट लॉ इन दैट फ्रेम, और एक आदमी को वहाँ पे फर्स्ट लॉ नहीं लगाना चाहिए उस फ्रेम में रहते हुए। तो देखिए कौन सा फ्रेम है, अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। देयर आर सम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड। तो कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड होता है। Measure acceleration from such a frame and you are allowed to say that acceleration is zero if and only if f is equal to zero। अब अगर आप वहाँ से acceleration को measure कर रहे हैं, आपको जीरो आ रही है, तो आप allowed हैं ये चीज़ कहने के लिए, आपको allow किया जा सकता है, आप कोई गलती नहीं करेंगे कि अगर acceleration जीरो है तो force भी जीरो होगा। But there are frames in which Newton's first law is not valid। लेकिन ऐसे भी frames हैं जहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, यानी ऐसी भी पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं जहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं, अगर आप वहीं से न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाना शुरू कर देंगे। यू मे फाइंड दैट इवन इफ द सम ऑफ द फोर्सेज इज नॉट जीरो द एक्सेलरेशन इज स्टिल जीरो। और ऐसे फ्रेम में आप क्या फाइंड करेंगे कि इवन दो द सम ऑफ द फोर्सेज इज नॉट जीरो, जो फोर्सेज का सम होगा वो जीरो नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेशन इज स्टिल जीरो, यानी फोर्स है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो फिर भी है, एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा है। या यू मे फाइंड दैट द सम ऑफ द फोर्सेस इज जीरो, आपको ये भी लग सकता है, पता चल सकता है कि सम ऑफ द फोर्सेस तो जीरो है, येट द पार्टिकल इज अन एक्सेलरेटेड। और लेकिन सम ऑफ द फोर्सेस जीरो है, कोई इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। सो द वैलिडिटी ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की वैलिडिटी डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, फ्रॉम विच द ऑब्जर्वर मेजर्स द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। कहाँ से जो है ऑब्जर्वर जो है मेजर करता है स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन एंड एक्सेलरेशन। चलिए, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's first law is valid is called inertial frame of reference. A frame in which Newton's first law is not valid is called non-inertial frame of reference। और देखिए inertial non inertial हम लोग पहले भी एक बार समझ चुके हैं, ठीक है, और अभी और आगे भी समझेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे क्या है नॉन इनर्शियल इनर्शियल। लेकिन ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इसको समझाया गया है किस तरह से। तो मैं इसको ब्लू से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एज अ डेफिनेशन है ये। और अभी आपको अगर इनर्शियल नॉन इनर्शियल में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, बस बने रहिए। मुश्किल से 5 से 10 मिनट बाद आपका जो कि जैसे ही वो टॉपिक्स क्लियर होंगे वो तुरंत आपका समझ में आ जाएगा, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा जैसे ही इतना पार्ट कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ 10 रिड्यूसेस, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, और न्यूटन फर्स्ट लॉ 10 रिड्यूसेस टू अ डेफिनेशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ तो केवल एक डेफिनेशन भर रह गई इनर्शियल फ्रेम की। वाई डू वी कॉल इट अ लॉ देन? तो हम इसको ये क्यों कहते हैं कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये इसको नियम क्यों कहते हैं? ये तो एक डेफिनेशन है जो पर्टिकुलर केस में जा करके लगती है, जब इनर्शियल होगा, ये होगा, वो होगा, तब इतना देखने के बाद तब जाके लगेगी। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। लेकिन सपोज आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन यू कीप द बुक ऑन द टेबल फिक्स रिजिडली विद द अर्थ। सपोज आपने जब ये बुक पढ़ी, अभी तो बुक नहीं पढ़ रहे हैं आप, लेकिन जब भी आपके सामने कोई बुक रखी है, मान लीजिए वो वहाँ पे रखी तो हुई है, अर्थ से एकदम रिजिडली फिक्स्ड है, टेबल के साथ रिजिडली लगी हुई है, हिल नहीं रही है, कोई इसमें समस्या नहीं है। द एक्सेलरेशन ऑफ बुक विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज जीरो। जो बुक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, जो बुक है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बुक विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज जीरो, और अर्थ के रेफरेंस में, अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन एकदम जीरो है। द फोर्सेज ऑन द बुक आर द ग्रेविटेशनल फोर्स W exerted by the earth, B जस्ट सेकेंड फोर्स जो उसमें लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो उसमें ऊपर की तरफ लग रहा है टेबल के द्वारा। और अब हमसे पूछा जा रहा है बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन कि इज द सम ऑफ W एंड नॉर्मल जीरो। तो मैं चाहूँगा, अभी आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, अगले ही लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन आंसर से ज़्यादा आप इसको थोड़ी देर वीडियो को पॉज करिए, अभी तुरंत वीडियो को पॉज करिए, मेरी बात सुन लीजिए, अभी नहीं, वीडियो को पॉज करिए और थोड़ी देर कम से कम 5 मिनट सुनिए और सोचिए और सोचते रहिए कि क्या ऐसा होगा।
थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जब तक इसका आंसर ना मिले ढूंढते रहिए। इस वीडियो पे आइएगा तब जब आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको एक दिन भी लग रहा है तो ढूंढिए, इस आंसर को ढूंढिए, कोशिश कीजिए। अगर आपको तुरंत समझ में आ गया तो सच में अच्छी बात है। चलिए खैर, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे तो पढ़ाना ही है चैप्टर। तो क्या सम जो है डब्लू का जो वेट, जो अर्थ का जो वेट लग रहा है और जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो जीरो है? तो देखिए, वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट विल गिव द आंसर नो। और बहुत एक्यूरेटली आप मेजर करेंगे तो यह आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर नहीं है। देखिए, ये कोई एक्सपेरिमेंटल बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। अभी हमने देखा लिफ्ट और लैंप वाला केस। लिफ्ट नीचे आ रही थी, ठीक है, और जिस उसके अंदर जो खड़ा था आदमी, उसको लग रहा था कि लैंप रेस्ट पे है, लेकिन उसके बाहर जो खड़ा था उसको साफ साफ दिख रहा था कि अरे ये कहाँ रेस्ट पे है, ये तो नीचे आ रही है। आप अपने आप को एक सेकंड के लिए मून पे शिफ्ट कर लीजिए। हाँ, सही में मून पे शिफ्ट कर लीजिए, जाइए और वहाँ से जाके आप अब अपनी बुक को देखिए। आप दिखेगा तो नहीं, लेकिन ट्राई टू विजुअलाइज, अपनी बुक को वहाँ से जाके देखिए और आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपकी बुक मूव कर रही है। आपकी बुक मूव कर रही है, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, क्योंकि अर्थ एक ऑर्बिट में घूम रही है, गोल ऑर्बिट में। और जब गोल ऑर्बिट में घूम रही है प्लस रोटेट भी कर रही है, तो आपकी बुक भी पता नहीं कैसा ही मोशन फॉलो कर रही होगी, हेलिकल मोशन फॉलो कर रही होगी कि पता नहीं कौन सा मोशन फॉलो कर रही होगी, लेकिन जो भी है उसमें एक्सेलरेशन ज़रूर होगा। और जिसमें जहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, क्या वहाँ पे फोर्सेस का सम ज़ीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए बात। देखिए, यही चीज़ें बेसिक बनाती हैं, यही चीज़ें कंसेप्ट बनाती हैं कि इस किस तरह से ये जो बुक है ये टेबल पे तो रखी हुई है, लेकिन आप अपने फ्रेम से जब देख रहे हैं तो वो आपको रेस्ट पे दिख रही है। आप मून के फ्रेम से देखेंगे, आप अपने आप को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जब अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बुक भी मूव कर रही है, और मूव वही चीज़ कर सकती है या एक्सेलरेट कर रही है तो एक्सेलरेट वही चीज़ कर सकती है जिसमें सम ऑफ द फोर्सेस जीरो नहीं हो। और इस बुक में केवल दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही चीज आगे इसमें लिखी हुई है, द सम ऑफ द फोर्सेज इज नॉट जीरो ऑल्दो द बुक इज एट रेस्ट। जो सम है फोर्सेस का वो जीरो नहीं है, लेकिन जो बुक है वो स्टिल एट रेस्ट है। रेस्ट कहाँ पे? अर्थ के रेफरेंस में। द अर्थ इज नॉट स्ट्रिक्टली एन इनर्शियल फ्रेम। और अर्थ क्योंकि मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए अर्थ भी एक सही इनिशियल फ्रेम नहीं है, स्ट्रिक्टली एक इनर्शियल फ्रेम नहीं है। हाउएवर, लेकिन इन सब के बाद भी हाउएवर द सम इज नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम जीरो। लेकिन जो सम आएगा इसका, डब्ल्यू और नॉर्मल का, इनमें जो कुछ भी डिफरेंस आएगा, ये एक्सपेरिमेंटल बात है कि ये बहुत दूर नहीं है जीरो से, जीरो के बहुत पास ही है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन छोटे डिफरेंस के कारण ही ये अपना मोशन फॉलो कर रही है। ये बुक स्पेस में घूम रही है उस पूरे अर्थ के साथ। एंड वी कैन से दैट अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। और इसीलिए, क्योंकि देखिए अर्थ के बाहर तो बहुत कम हमको जाना होता है, हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, इसलिए हम अर्थ को अभी के लिए एक बहुत अच्छे अप्रॉक्सीमेशन के साथ, सही नहीं है लेकिन हाँ एक अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है, इस टाइम इसको इनर्शियल फ्रेम मान के चलते हैं। 10 फॉर रूटीन अफेयर्स, रोज़मर्रा की चीज़ों को लेकर के अगर ए ज़ीरो है तो एफ ज़ीरो होगा। हम फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। इज ट्रू इन द अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर अर्थ से हमको कहीं पे दिख रहा है कि ए ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो हम ये मान लेंगे, हमें कह देंगे कि सम ऑफ द फोर्सेज उस पर ज़ीरो होगा। दिस फैक्ट वॉज आइडेंटिफाइड एंड फॉर्मुलेटेड बाय न्यूटन। और ये जो फैक्ट है ये आइडेंटिफाई किया गया था और फॉर्मुलेट भी किया गया था न्यूटन के द्वारा, और इसको क्या कहा गया, इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और इसे ही हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। इफ वी रेस्ट्रिक्ट दैट ऑल मूवमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम द अर्थ फ्रेम, इंडीड इट बिकम्स अ लॉ। अगर हम मान लें कि हम जो कुछ भी करेंगे, जितने भी एक्टिविटीज़ करेंगे, सब अर्थ पे ही होगी, हम कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, ऐसी एक्टिविटी नहीं लेंगे जो कि अर्थ के बाहर होगी, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक लॉ है। एंड इफ़ वी ट्राई टू यूनिवर्सलाइज दिस, और अगर हम इसको यूनिवर्सलाइज करना चाहेंगे यानी अर्थ से बाहर भी लगाना चाहेंगे, दिस टू डिफरेंट फ्रेम्स, बहुत सारे डिफरेंट फ्रेम से, मून के फ्रेम से, सन के फ्रेम से, पता नहीं कौन कौन से फ्रेम से, तो इट बिकम्स अ डेफिनेशन। तो डेफिनेटली हम इसको नहीं कह सकते कि ये लॉ है, और उस केस में ये बन जाएगा डेफिनेशन, उस केस में ये लॉ नहीं रह जाएगा।
वी शैल एज्यूम दैट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज वी आर वर्किंग फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि अगर हमको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, स्टेट नहीं किया गया ये बात कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, हमें मान के चलेंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो देखिए एग्जाम्पल है, हम स्किप करेंगे एग्जाम्पल को क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे एग्जाम्पल्स को दूसरे वीडियोस में लेना चाहिए। अगर आपको बेनिफिट होगा हम एग्जाम्पल्स को एक दूसरे वीडियो में एक साथ सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। इनर्शियल फ्रेम्स अदर देन अर्थ, देखिए इनर्शियल फ्रेम्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में एक अच्छा खासा आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। इनर्शियल फ्रेम वो चीज़ हो सकती है जो चीज़ रुकी हुई हो, या अभी आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, चलिए वो हम देखते हैं। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम अदर देन अर्थ, अर्थ के अलावा क्या क्या इनर्शियल फ्रेम्स हो सकते हैं। सपोज एस इज एन इनर्शियल फ्रेम, मान लीजिए कि एस कोई इनर्शियल फ्रेम है, कोई रुकी हुई फ्रेम है या ऐसी कोई इनर्शियल फ्रेम है, ऐसे आप मान लीजिए। एंड एस डैश ए फ्रेम मूविंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू एस, एस जो है वो भी मूव कर सकती है या वो रुकी भी रह सकती है। ठीक है, लेकिन वो जो कुछ भी है वो इनर्शियल फ्रेम ही है। ठीक है, और एस डैश जो है वो एक ऐसी फ्रेम है जो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में। कंसीडर ए पार्टिकल P having acceleration APS with respect to S and APS dash with respect to S dash, कोई पार्टिकल P को एज्यूम कीजिए जिसके इसका ऐसा ऐसा एक्सेलरेशन हो with respect to S and S dash। We know that APS is equal to APS dash plus AS dash S, और ये हमारा लास्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स जो था उससे लास्ट चैप्टर था, थर्ड चैप्टर 3 में ख्याल से था, उससे आप जा करके इसको ये कैसे आया आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया इन चीज़ों को। एस एस डैश मूव्स यूनिफॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू एस, क्योंकि एस डैश जो है वो एस के साथ यूनिफॉर्मली चल रहा है तो ए एस डैश एस जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि जब यूनिफॉर्मली चल रहा है तो ए पी एस इज इक्वल टू ए पी एस डैश, यानी दोनों ही एक्सेलरेशन जो पी के हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस एंड विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, दोनों एक्सेलरेशन बराबर हैं। अब एस एक इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, सो फ्रॉम डेफिनीशन APS इज जीरो इफ एंड ओनली इफ F इज जीरो। ठीक है, APS तभी जीरो होगा, ए एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S तभी जीरो होगा जब F जीरो हो। एंड हेंस फ्रॉम वन फर्स्ट से, क्योंकि APS और APS डैश तो सेम है, तो APS डैश इज जीरो इफ एंड ओनली इफ F इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ द फोर्सेज इज जीरो। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि एस डैश भी एक इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि ये वही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जो एक इनर्शियल फ्रेम के लिए चाहिए, जो एक फर्स्ट लॉ को फुलफिल करती है, फर्स्ट लॉ के इनर्शियल फ्रेम को फुलफिल करती है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे पीछे भी पढ़ा था यहाँ पे कि फ्रेम इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए एस तो हमको बोला गया है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन एस डैश जो है हमें बताया गया है कि ये आपको ढूंढना है या बताना है कि है कि नहीं, तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि इस पर फर्स्ट लॉ वैलिड है, और फर्स्ट लॉ वैलिड है तो सीधी सी बात है ये कि ये भी एक इनर्शियल फ्रेम होगा, तो इसीलिए एस डैश को हम कह रहे हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम है। वी अराइव एट एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऑल फ्रेम, अब देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, ऑल फ्रेम्स मूविंग यूनिफॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम आर देमसेल्व्स इनर्शियल। ठीक है, जो भी फ्रेम्स मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू ए इनर्शियल फ्रेम आर देमसेल्व्स इनर्शियल। अब देखिए अर्थ को हमने माना है इनर्शियल फ्रेम, अर्थ के साथ अगर कोई चीज़ अटैच्ड है, कोई चीज़ रुकी हुई है, मान लीजिए कोई पोल है जो कि अर्थ के साथ अटैच्ड है, तो वो एक तरह से अर्थ का ही हिस्सा है, वो भी एक इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। अगर हम पोल से खड़े होकर पोल से चिपक करके देखेंगे, या कोई ट्री है वो अर्थ से जुड़ा हुआ है उससे खड़े होकर कोई मोशन देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है हम वो इनर्शियल फ्रेम से मोशन को नोटिस कर रहे हैं। सेकेंड देखिए, ऑल फ्रेम्स मूविंग यूनिफॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम आर देमसेल्व्स इनर्शियल। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है अर्थ के रेफरेंस में, ठीक है, अर्थ, क्योंकि अर्थ को हमने इनर्शियल फ्रेम यूनिवर्सलाइज किया है अभी, क्योंकि हमने कहा है कि सारे के सारे जितने भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे, हमने वादा किया है फर्स्ट लॉ से कि हम सारी एक्टिविटीज़ अर्थ के अंदर ही करेंगे, कोई चीज़ अर्थ के बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने अर्थ को एक फ्रेम माना है, एक इनर्शियल फ्रेम मान लिया है, और उस इनर्शियल फ्रेम के साथ जो कुछ भी यूनिफॉर्मली चल रहा होगा, जैसे ट्री हो सकता है, ट्री तो नहीं चलेगा, मतलब ट्रेन हो सकती है,
बस हो सकती है, कार, जो भी कुछ यूनिफॉर्मली चल रहा होगा वो सब कुछ इनर्शियल होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। 10 अ ट्रेन मूविंग यूनिफॉर्मली, अब देखिए नेक्स्ट लाइन जो मैंने एग्जांपल दिया, जो ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अ प्लेन फ्लाइंग विथ uniform velocity with respect to a highway, etc., are examples of inertial frame. The sum of the forces acting on a suitcase kept on a shelf of a ship sailing smoothly and uniformly on a calm sea is zero. कहने का मतलब कि अगर कोई सूटकेस रखा हुआ है और एक शिप पे रखा हुआ है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है एक सी में, तो क्या होगा, सम ऑफ द फोर्सेस ज़ीरो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन उसकी ज़ीरो है, वो ज़ीरो उसका वो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वो रुका हुआ है एकदम, वो उस पे उसी डेक पे रखा हुआ है शिप के, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, मैं इसको ब्लू से अंडरलाइन करूंगा, कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिवाइडेड बाय इट्स मास। जो एक्सेलरेशन होता है किसी पार्टिकल का एज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, एक इनर्शियल फ्रेम से मेजर करने के बाद जो आता है, गिवन बाय अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, उसको किस तरह से निकाला जा सकता है। एक एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इनर्शियल फ्रेम से जो मेजर किया जाएगा उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिवाइडेड बाय इट्स मास। कहने का मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट्स अपॉन मास। तो यही चीज़ देखिए नेक्स्ट पेज में भी लिखी हुई है आपके लिए, ठीक है। इन सिंबल्स देखिए, इसको इन सिंबल्स कैसे इसको कह सकते हैं, इन सिंबल्स ए इज इक्वल टू एफ बाई एम और एफ इज इक्वल टू एम ए। और ये जो बहुत फेमस सा लॉ है ये, और आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, इसको बोला जाता है, इसको याद करने का भी तरीका है, एफ इज इक्वल टू एम ए, इस तरह से इसको याद किया जाता है कि सेकेंड लॉ का मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए, तो आपको याद कर सकते हैं इस तरह से। द इनर्शियल फ्रेम इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इनर्शियल फ्रेम जो है कि किस तरह से आएगा वो सब कुछ डिफाइन कर चुका है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन एफ बाय एम मिनट। अगर एक फोर्स एफ लग रहा है किसी पार्टिकल पे जिसका मास एम है, तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एफ बाय एम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम, किसी भी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर, यही एक नेचर का, प्रकृति का नियम है ये, ठीक है। इफ अ फोर्सेस सीजेस टू एक्ट एट सम इंस्टेंट द एक्सेलरेशन बिकम जीरो एट दैट इंस्टेंट। तो जैसे ही फोर्स खत्म होगा उस पर काम करना, वो एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। इन इक्वेशन 5.2 ए एंड एफ आर मेजर्ड एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। और 5.2 यानी कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ठीक है, उसमें ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे ए और एफ सेम टाइम पे मेजर किया जा रहा है। चलिए, पार्ट 1 में इतना ही था हमारा। सेकेंड पार्ट में हम आगे देखेंगे क्या है, देख लेते हैं, वर्किंग विद न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। तो हमारे चैप्टर से, हमारे चैनल से जुड़े रहिए इसी तरह से, ताकि आपको आगे के लेक्चर्स भी मिलते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह से पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।